हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश को पढ़ रहे हैं या ग्राम समाज आप इसको कह सकते हैं, और इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब संभवतः 1 या 2 वीडियो में और ये योजनाएं ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य की योजनाएं देखनी है और उसके बाद आप ये मान सकते हैं आपका 50 to 60% कोर्स फिनिश हो चुका है। फिर छोटी मोटी चीज़ें रह जाएंगी, वो एक दो वीडियो में आपकी फिनिश हो जाएंगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने का विषय नहीं है कि हमारा कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। कोर्स आपका पूरा 50-60% हो चुका है। अभी पर्याप्त समय आपके पास है। तो आज हम बहुत सारी योजनाओं का डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और आप लोग भी अपने आप को गर्मी से और लू से बचा के रखिए। पानी का सेवन करते रहिए और अगर आवश्यक ना हो तो बाहर ज़्यादा घूमने मत जाइए, बस अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिए। तो आज हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय तिलहन एवं ताड़ तेल मिशन है ना, पाम ऑयल मिशन, उसके बाद 1-2 चीज़ें और हैं, उनको देखना है। 2-3 योजनाएं और हैं, उनको और देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। मुझे आज बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। और इस रूम में जहाँ पे वीडियो बनती है, स्टूडियो जो भी कह सकते हैं आप, वहाँ पर चारों तरफ से धूप आती है, इधर से भी, इधर से, ऊपर से, तो मतलब काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो समझना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सन 2020 में शुरू किया गया था। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार हमेशा एक बात कहती आई है कि भाई किसानों की जो आय है उसको बढ़ाना है, किसानों की आय को बढ़ाना है, दोगुनी करना है। तो किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? किसानों की आय कभी भी कृषि के दम पर दोगुनी नहीं हो सकती, ये बात तो आप निश्चित समझ लीजिए। क्योंकि कृषि में उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर एक बीघा में 3 क्विंटल हो रहा है, 4 क्विंटल हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्विंटल वो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 क्विंटल है तो वो 8 क्विंटल उसमें होने लगेगा। परंतु अगर हम उन्नत पद्धतियों का प्रयोग करें हर चीज़ में, कृषि में, तो बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। पर फिर भी कृषि के द्वारा किसानों की आय दोगुनी नहीं की जा सकती। उसके साथ कृषि की सहायक क्रियाओं में भी किसान को संलग्न करना पड़ेगा। कृषि के साथ सहायक क्रियाएँ क्या हैं? वानिकी है, बागवानी है, मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, रेशम कीट पालन है, तमाम चीज़ें उसके लिए हैं। तो उसको सहायक क्रियाओं में इन्वॉल्व करने के लिए ही, उसकी आय को बढ़ाने के लिए ही एक टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा था, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सन 2020 में चलाई गई। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि किसानों की आय को दोगुनी करना। सिंपल सा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, ये प्रमुख लक्ष्य है। पहला लक्ष्य तो है। दूसरा लक्ष्य ये है कि अभी जब ये योजना शुरू हुई थी तो उससे पहले का डेटा है, 2018-19 का डेटा ये है कि लगभग 137 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन प्रतिवर्ष हो रहा था। मछली के मांस का उत्पादन इतना प्रतिवर्ष हो रहा था। तो दूसरा टारगेट ये है, दूसरा उद्देश्य ये है, दूसरा लक्ष्य ये है कि जो उत्पादन लगभग 137 मीट्रिक टन हो रहा था उसको 2024-25 तक 2,20,000 मीट्रिक टन किया जाए। 220 लाख मीट्रिक टन, माफी चाहता हूं, 220 लाख मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ाया जाए। और देखो, जब इसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा पैदा होगा, तो भारत में तो इसकी खपत होगी ही, इस हम विदेशों में भी इसको क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी। विदेशी मुद्रा आएगी तो किसानों के पास निश्चित रूप से आय की वृद्धि होगी। और उसके बाद तीसरा जो प्रमुख लक्ष्य है, इस मत्स्य संपदा योजना के द्वारा भारत में 55 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार को पैदा करने की बात है। यानी कि जब लोग बाग इससे जुड़ेंगे, किसान जुड़ेंगे, तो जो लोग डायरेक्ट मछली को पैदा करेंगे, उनकी हुई पैदावार करेंगे, उनका पालन करेंगे, उनको तो लाभ होगा ही, पर साथ में बहुत सारे लोग उससे जुड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट से जुड़ेंगे, मछली को काटने से जुड़ेंगे, तमाम चीज़ों से, मांस को पैक करना, ये करना, वो करना। तो 55 लाख के आसपास तक रोजगार इसमें पैदा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये प्रधानमंत्री जो मत्स्य योजना है, ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक मुहिम है उसके अंतर्गत ये चलाई गई है और लगभग 20,000 करोड़ के निवेश का इस योजना के लिए प्रावधान है। आपको मैं एक बात बताता हूं, वैसे तो
अगर हम बात करें आर्थिक दृष्टिकोण में, तो यदि आपके पास पॉसिबल है कि आप मत्स्य पालन कर सकें तो आप कर सकते हैं। धार्मिक तौर पर तो थोड़ा सा इसको माना जाता है कि भाई ये गलत है पालन, क्या जीवों को हत्या कर रहे हैं, पर वो अलग एक्सपेक्ट है ना, वो अलग चीज़ है, एस्पेक्ट है, एक्सपेक्ट बोल रहा हूँ, कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता कई बार। प्यास बहुत ज़्यादा, आज की क्लास में आपको मेरी एनर्जी डाउन लग रही होगी, पर हो जाएगा ठीक। दरअसल मैं बाहर चला गया था अभी लगभग 2-3 दिन पहले, और बाइक पे ही मैं चला गया तो चिलचिलाती धूप लगी, लू लगी, तो उससे मतलब डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति बॉडी में हो गई है। तो आप भी थोड़ा बच के चलिए, कपड़ा वपड़ा रख के चलिए, हेलमेट वगैरह लगा के, तो ये चीज़ है। तो आत्मनिर्भर भारत के द्वारा लगभग 20,000 करोड़ के निवेश का प्रावधान इस योजना में है। उसके बाद है राष्ट्रीय तिलहन एवं ताड़ तेल, ताड़ होता है ना, पाम होता है, पाम, ठीक है, तेल मिशन, पाम ऑयल मिशन, ये सन 2014-15 में शुरू किया गया था, ठीक है। उद्देश्य क्या था कि तिलहन फसलों को, ताड़ तेल के उत्पादन को मतलब प्रोत्साहित किया जा सके कि भाई आप क्या काम करो, तिलहन का उत्पादन करो, किसानों को कहा जाए कि भाई तिलहन का उत्पादन करो, ठीक है, ताड़ के तेल का उत्पादन करो, और जहां पर उत्पादन हो रहा है वहां पर उसके उत्पादन में वृद्धि करना, ये एक प्रमुख लक्ष्य था किसका, राष्ट्रीय तिलहन एवं ताड़ तेल मिशन, है ना, पाम ऑयल मिशन, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपने देखा होगा कि मार्केट में मिलने वाला जो सरसों का तेल है वो शुद्ध तेल, अब आपको मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का जो तेल होगा, जो शुद्ध तेल होगा, वो आपको 180-190 रुपये लीटर मिल रहा होगा सरसों का तेल। परंतु आपने वही तेल देखा होगा तो आपको 100 रुपये, 120, 130 भी मार्केट में अवेलेबल है। तो वो अवेलेबल कैसे होता है, जो कारोबारी होते हैं वो क्या काम करते हैं, ये पाम ऑयल जो आता है इंडोनेशिया से आता है और आपका मलेशिया से आता है, ठीक है, ये पाम ऑयल 10 रुपये लीटर आ जाता है, 10 रुपये 12 रुपये लीटर आ जाता है। और इस पाम ऑयल में लगभग वो 70 to 80% पाम ऑयल ले लेते हैं, और उसमें 15 to 20% क्या डाल देते हैं, सरसों का तेल डाल देते हैं, और उसके बाद एक सरसों के तेल का एसेंस होता है, उस एसेंस को मिला देते हैं, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि भाई ये ताड़ का तेल है। तो ऐसे ऐसी मतलब मिलावटखोरी समाज में हो रही है, पर मिलावटखोरी कभी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। तो तिलहन फसलों का और ताड़ के तेल का उत्पादन किया जा सके और उसके उत्पादन में वृद्धि की जा सके, इसलिए मिशन को लाया गया था। आपको मैं एक बात बताता हूं, आपने तिलहन का नाम बहुत सुना होगा, तिलहन, तिलहन क्या चीज़ होता है, तिलहन वे फसलें होती हैं, तिलहन फसलें वे फसलें होती हैं जिनसे वनस्पति तेल निकाला जाता है, यानी कि वे फसलें जिनका तेल निकलता है वो सब तिलहन फसलें होती हैं। जैसे सरसों तिलहन फसल है, तिल है ना, अरंड, आपने अरंड देखा होगा, ऐसे बड़ा पत्ता रहता है, इस तरह से पत्ता रहता है, ऐसे ऐसे करके बड़ा सा पंजा टाइप सा इस तरह रहता है, कैस्टर बोलते हैं इसको। कैस्टर ऑयल आप लेते हैं, पेट खराब हो जाता है जब, तो कब्ज को दूर करने के लिए कैस्टर ऑयल लिया जाता है, दूध में 1 चम्मच डाल के और पी के सो जाओ, कैसा भी कब्ज हो सुबह सब साफ हो जाता है। मूंगफली का, पीनट है ना, सोयाबीन हो गया आपका, और ये आपके हो गए सनफ्लावर सीड्स, है ना, सूरजमुखी, इन सब का तेल निकलता है, तो ये आपको याद रखना है, तिलहन फसलें हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये मिशन 2014-15 में ही चला, उससे पहले भी इस संबंध में मुहिम चलाई जा चुकी है। 1986 में टीएमओ नाम से एक मिशन चलाया गया, 1986 में टीएमओ नाम से एक मिशन चलाया गया। टीएमओ का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, है ना। ऑयल सीड्स मतलब तिलहन, यानी ऐसे सीड्स जिनसे क्या निकलता है, तिल निकलता है, जिनसे तेल निकलता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, इसमें ये एक मिशन लागू किया गया, इसकी उद्देश्य यही था कि उत्पादन करना और वृद्धि करना। उसके बाद 1990 में इसमें क्या ऐड किया गया, पहले तो खाली ऑयल सीड था, खाली तिलहन से संबंधित ही प्रावधान थे। उसके बाद 1990 में इसमें पाम ऑयल को भी जोड़ दिया गया, पाम ऑयल मतलब आपका ताड़ का जो तेल है, मक्का यानी मेज को भी जोड़ दिया गया, और दलहन दालों को भी इसमें जोड़ दिया गया, ये आपको याद रखना है। 2004 में इसका जो नाम था वो बदलकर क्या हो गया, आइसोपोम, ISOPOM कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेस, पाम ऑयल एंड मेज। यानी कि इसमें क्या क्या आ गया आपका, ऑयल सीड्स तिलहन आ गया, पल्सेस दालें आ गई, पाम ऑयल यानी ताड़ का तेल आ गया, मेज यानी मक्का आ गया। इस संबंध में इस सबको चला गया, और फाइनली फिर 2014 में इन सबको यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर करके किया गया। 2014 के बाद जब ये काम चला तो उसमें बड़ी तेज़ी से मतलब बेहतरी आई। आपको एक बात मैं बताता हूँ,
तिलहन की जो फसल है इसके संबंध में इस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना एक क्रांति इससे जुड़ी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं, पीली क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीली क्रांति। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ऑयल सीड से संबंधित है, तिलहन से संबंधित है, जिसको येलो रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। अब देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, साथ में है मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, और पिछली वाली वीडियो में जो साउंड चला गया था वो उसके साथ में एक हमारी हरियाली परियोजना के बारे में आपको शायद आवाज़ नहीं आई थी। एक बार फटाफट मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा फिर, और आप फिर अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में आप जान लीजिए। नाम से पता लग रहा है कि कृषि की सिंचाई के संबंध में योजना है, यानी किसानों को भारत में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो सिंचाई की ही आती है। देखो, बीज उपलब्ध है, भूमि उपलब्ध है, किसान मेहनती है, उर्वरक भी उसको मिल जाएंगे, पर सबसे बड़ी समस्या पानी की। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कृषि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है, और कभी वहाँ पर वर्षा होती है, कभी नहीं होती, तो वहाँ अकाल जैसी स्थिति पड़ जाती है और किसानों की आत्महत्या जैसा भयंकर मुद्दा सामने उठकर आता है। तो ऐसी स्थिति में खेतों में होने वाली पैदावार को बढ़ाने के लिए तथा हर खेत को पानी देने के लिए भारत सरकार ने सन 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया। इस योजना को चलाने के लिए 3 मंत्रालयों को साझा इसकी जिम्मेदारी दी गई, जिसमें कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय, इन तीनों के तीनों मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप इस योजना का मिलजुल कर कार्यान्वयन करेंगे और हर खेत तक आप पानी पहुंचाएंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल इतना है कि हर खेत को पानी, यही टैगलाइन भी है इस योजना की, हर खेत को पानी, यानी कि देश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव और प्रत्येक गांव के प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचे, जल पहुंचे, जिससे कृषि के कार्य में, सिंचाई के कार्य में किसान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कैसे ये संभव हो पाएगा? ये एक रूपरेखा बनाई गई कि भाई नए जल स्रोतों का निर्माण किया जाएगा, नए जल स्रोतों का निर्माण किया जाएगा। नए जल स्रोत कैसे? कि नए तालाब खोदे जाएंगे, नए कुएं बनाए जाएंगे, ठीक है, नई बावड़ी बनाई जाएगी, नहरें बनाई जाएंगी, राजवाहे बनाए जाएंगे, नलकूप लगाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और भी क्या, ट्यूबवेल्स लगाई जाएंगी, तमाम चीज़ें जो भी कृषि के संसाधन हो सकते हैं वो नए लगाए जाएंगे, नए स्रोतों का निर्माण होगा, ठीक है। पुराने जल स्रोत जो पहले से मौजूद हैं, यदि वो खस्ता हालत में है तो उनकी मरम्मत की जाएगी। क्या की जाएगी? मरम्मत की जाएगी, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा यदि वह बुरी स्थिति में। तीसरा, जल संचयन का कार्य किया जाएगा। जब वर्षा होती है, किसी किसी क्षेत्र में ऐसा होता है वर्षा होती नहीं है, किसी किसी क्षेत्र में ऐसा होता है अच्छी खासी वर्षा होती है, तो वह वर्षा का जल बह करके नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में पहुंच जाता है, उसका हमको कोई लाभ नहीं होता। तो जल संचयन किया जाएगा, चेक डैम्स बनाए जाएंगे, छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएंगे, डैम्स में पानी को रोका जाएगा, और भी तमाम जो साधन होते हैं जल को संचित करने के, उन साधनों में जल को संचित किया जाएगा और फिर कृषि कार्य में प्रयोग किया जाएगा। साथ में जो पहले से तालाब हैं या कुएं हैं, उनकी जो धारण क्षमता है, उन धारण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। उनका चौड़ीकरण कह सकते हैं, चौड़ीकरण तो वर्ड थोड़ा ठीक नहीं है, आदि की धारणीय क्षमता को बढ़ाया जाएगा, धारणीय क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। एक बार मोटा मोटी आप सब चीज़ों पढ़ते रहिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम वाले दिन आप मुझे धन्यवाद कहेंगे अपने मन ही मन में। उसके बाद है मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम। आपको पता है आज हम लोग कृषि में आय दोगुना करना चाह रहे हैं, उत्पादन ज़्यादा चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो इसमें नुकसान हो रहा है वो मृदा के स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है। जो मिट्टी है वो अपनी उर्वरता को खोती जा रही है, क्योंकि बहुत हाई फर्टिलाइजर्स हम उसमें डाल रहे हैं, बहुत तेज रासायनिक उर्वरक हम उसमें डाल रहे हैं, तो जो उर्वरता है वह समाप्त होती जा रही है। तो उस उर्वरता को बनाए रखने के लिए, यानी जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। ये सन 2008 और 9 में शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? मृदा की उर्वरता में सुधार लाना। जो मतलब कमी आ गई थी, बार बार हम खाद डाल रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को जैव उर्वरक, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, जो बनाए जाते हैं बिल्कुल गोबर से, घास से, कचड़े से, फूस से, जो सब कचरा होता है हमारा, जो डिग्रेडेबल होता है ना, जो मतलब उसको कह सकते हैं आप, अब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है डिग्रेडेबल को क्या कहते हैं,
ऐसे दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। तो डिग्रेडेबल आप समझ रहे होंगे, है ना। तो डिग्रेडेबल जो होता है उसको गला करके जो बनाया जाता है वो जैव उर्वरक होता है। गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से बनाया जाता है, तमाम चीज़ों से। तो उस जैव उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाया गया, यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और कैसे यूज़ करना है वो जानकारी देना इस मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य था। उसके बाद अगला है हमारा हरियाली परियोजना। हरियाली परियोजना अभी वर्तमान में देश के 2,32,000 ग्राम पंचायतों में लागू है। नाम से ही पता लग रहा है हरियाली परियोजना। हरियाली परियोजना का मतलब क्या है कि हरियाली, जब आप कहीं जाते हैं देखते हैं बड़ी हरियाली है, और हमारे साथ में लड़के पढ़ते थे तो बोलते थे भाई कॉलेज में तो बड़ी हरियाली है। मैं एक बार गया कॉलेज में, जब मैं बीएससी कर रहा था तो फर्स्ट टाइम गए, क्योंकि 12th तक जो स्कूल था वो हमारा स्कूल वैसा ही था, मतलब लड़के पढ़ते थे उसमें। और जब ग्रेजुएशन में हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे लड़कियाँ सब थे, कॉलेज में सब होते हैं, को एजुकेशन का सिस्टम होता है पूरा। तो जब हम वहाँ गए तो हमारे साथ में भी कुछ लड़के थे, वो मतलब अदर स्कूल से आए थे, वो बोलने लगे यार कॉलेज में हरियाली बहुत है। अब मैंने, वो बोले क्यों, और भाई राम बता हरियाली है नहीं है। तो हमको हरियाली का मतलब नहीं पता। मैंने कहा हाँ भाई हरियाली है तो सही, देखो कितना बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं यहाँ, इतना सुंदर बगीचा है, कितना बढ़िया मैदान लगा हुआ है, सीधे साधे बच्चे भाई हम। तो कहने लगे भाई तू तो पागल ही है बिल्कुल, हरियाली ये वाली नहीं है, ये वाली हरियाली। मैं कहा भाई तुम अपना काम करो, गलत मत बोलो, ठीक है। अब लड़कियों के लिए ऐसे शब्दों का यूज़ करते हो, पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं लड़के, माल सौदा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अब हमारे क्षेत्र में तो अलग ही अलग शब्द प्रयुक्त होते हैं, पर सच बताऊँ मैंने कभी किसी को नहीं बोला, और ना ही इस तरह की भावना किसी के मन में आई, क्योंकि अगर इस तरह की भावना मन में आती है तो प्रॉब्लम मतलब हो जाती है, ठीक है। नहीं होना चाहिए, समाज में स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का निवास होता है, वहीं देवता रमते हैं, और सुख संपत्ति, स्वास्थ्य है, ये यश वैभव सब चीज़ उसको व्यक्ति को मिलती है, ठीक है। तो हरियाली परियोजना का मतलब हरियाली से ही है, पेड़ पौधों से है, नाम से पता लग रहा है पेड़ पौधे। अब जो पेड़ पौधे हैं हमारे, अब इस परियोजना में उस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे उससे बात करने से पहले 27 जनवरी सन 2003 को ये लागू की गई। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जल संरक्षण करना, क्योंकि देखो अगर वृक्षारोपण होगा तो जल का संरक्षण भी होगा, ठीक है, किसी न किसी तरह वर्षा होगी, ठीक तरह से जल संरक्षण होगा, ठीक है। अब उसके बाद वर्षा का जो जल है उसका संचयन करना, उसको जोड़ना, और पेयजल की जो समस्या है उसका निराकरण करना। जल संरक्षण होगा, वर्षा के जल का संचयन होगा, तो पेयजल की समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। साथ में ग्रामीणों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना कि भाई तुम पेड़ लगाओ, ठीक है, तुम्हारे क्षेत्र में ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। ये सब चीज़ें इनके लिए प्रोत्साहित करना, किसको? ग्रामीण लोगों को। ये इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो ग्रामीण 100 वृक्ष लगाता था, ठीक है, जो आज भी इस योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण 100 वृक्ष लगाता है, आज भी उसको वन रक्षक की उपाधि दी जाती है, और उसको पारितोषिक देने के लिए 100 रुपये प्रति माह उस व्यक्ति को दिए जाते हैं। 100 रुपये हैं तो बहुत कम, पर सरकार है चलो कुछ ना कुछ तो दे ही रही है। तो ये कुल मिला के योजना आज की थी। और देखो अब पहले तो वीडियो शाम को आती थी, अब वीडियो सुबह आया करेगी, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे रूटीन ये सब बना, आपको लगेगा मास्टर झूठ बहुत बोलता है, परंतु सच में भाई समस्याएं बहुत रहती हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ रहते हैं। अब धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड जैसा कुछ हो जाए। अब प्रयास है, बाकी राम जी की इच्छा जो भी कुछ है। अब बड़ी समस्या रहती है टेक्निकल, उसमें थोड़ा समय की भी दिक्कत रहती है, अपना भी काम रहता है। तो आप समझिए आपका कोर्स पूरा है। और देखो चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं, या मतलब आप देख रहे हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अच्छे से प्रेस कर लीजिए। साथ में आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी अपडेट आती रहती हैं। और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर आप इस चीज़ को शेयर करें। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।